नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। आज अपना ये प्रैक्टिस पेपर जो चल रहा है इसका दूसरा भाग है और इसमें अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृत्ति, इसके लिए सबसे पहले आज हम 30 क्वेश्चन का सेट पेपर लगाएंगे और आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपके कितने 30 में से सही आंसर हुए हैं और कितने स्कोर आपने गेन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व हो तो होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं। पहला है आपका ऑप्शन भाषाई विकास, दूसरा है मनोगत्यात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और चौथा संज्ञानात्मक विकास। आंसर बताइए। जब किशोर किसी, आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, जब किशोर में किसी वस्तु या समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर यानी खुद के स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, मैच्योर होने लगता है मतलब, तो उसे क्या कहा जाता है। भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक या संज्ञानात्मक विकास। जल्दी आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही। जी देखिए, भाषाई विकास नहीं, भाषाई विकास नहीं होगा, ये मनोगत्यात्मक विकास भी नहीं होगा। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास जब होता है जब समाज में आपस में अंतःक्रिया करता है बालक, तो ये भी नहीं होगा। ये संज्ञानात्मक विकास, इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ कैसे। संज्ञानात्मक विकास में आप समझिए ज़रा, इस संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। आपको पता हो कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत तंत्र का विज्ञान, यह सिद्धांत तंत्र का विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अध्ययन का क्षेत्र है। दोनों को मिलाकर यह तंत्र का विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अध्ययन का क्षेत्र है। इसमें सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलू पर भी ध्यान दिया जाता है। आप ध्यान सुनिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के सामने जो प्रस्तुत समस्या होती है उसका समाधान वह खुद करता है स्वयं अपने ज्ञान से, आप, और उसके बाद वो निर्णय पर पहुंचता है। इसलिए इसमें संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी आ जाएंगे। यदि अपन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग, देखिए अटेंशन तो आपको रखना पड़ेगा तभी आंसर आ पाएंगे, नहीं तो एक एक्चुअल में क्या है कि जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो उसका आंसर भी सही से नहीं दे पाएंगे। ध्यान से पढ़िए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, बाल विकास को, ध्यान सुनिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर जल्दी फटाफट से, जी जल्दी से सोचिए, बाल विकास को कौन प्रभावित कर सकता है, केवल आंतरिक, बाह्य कारक, दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझे लगता है आपका आंसर आगे होंगे। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ये वो भी दोनों कैसे होंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी व्याख्या सुन लीजिए। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बाहरी कारक जैसे आपका वातावरण हुआ, स्कूल की शिक्षा पद्धति, अधिगम की प्रक्रिया और दूसरे अधिगम के स्रोत भी इसकी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आंतरिक कारकों की बात करें तो आनुवांशिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आनुवांशिक कारकों में माता पिता से जो अपने जीन्स मिलते हैं उसका प्रभाव बालक के शरीर पर, विकास आदि पर पड़ता है। इसलिए इसमें ये दोनों ही हो जाएंगे, यानी केवल आंतरिक कारक नहीं होगा, केवल बाहरी कारक नहीं होगा, बल्कि ये दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी होंगे। अगला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यदि कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट में लिखकर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन समाधान करने का प्रयास करूँगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। बाल विकास का सिद्धांत, ध्यान से पढ़िए, बाल विकास का सिद्धांत पूछा गया। देखिए क्वेश्चन का ये पहला जो टॉपिक है, आंसर है आपका सामने ऑप्शन दिया गया है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। दूसरा भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है। सही विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपका आंसर भेजिए जल्दी फटाफट से। जी देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। निम्नलिखित में बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। जी बिल्कुल, मानव का विकास, आंसर बताइए। जी जिनका सही सी आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने सी आंसर दिया बिल्कुल सही है। सही विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सही विकास तथा अधिगम, ध्यान से सुनिए, मैं इसकी व्याख्या बताते रहा हूँ।
मानव का विकास उसमें होने वाले मानसिक, सामाजिक और शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। यह भ्रूण अवस्था से लेकर, यानी जब से बच्चे का भ्रूण यानी गर्भावस्था होती है, भ्रूण अवस्था से लेकर, है ना, भ्रूण अवस्था से लेकर यह जीवन पर्यंत चलता है, यानी सही विकास, इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है ना। मानव का विकास उसमें होने वाले मानसिक, सामाजिक और शारीरिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जो भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलती है और निरंतर चलती रहती है। ठीक है ना, ये इसका आंसर सही होगा। तीसरा आंसर जिनका सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन: शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, या सभी। वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है, बताइए जी, आंसर जल्दी दीजिए जी। जिनका देखिए वंशानुगत, आप जानते हो माता पिता जो हमें माता पिता के अलावा भी आप जानते हो कि ना, जो हमारे जो भी गुण आते हैं वो बच्चे में गुण आते हैं, माता पिता, उसके दादा दादी और उसके अन्य अपने पूर्वजों से भी ग्रहण करता है, इसलिए उस पर शारीरिक लक्षणों का प्रभाव भी आएगा, चरित्र का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, यानी अर्थात इसका मतलब है जिनका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप सभी, वेरी गुड। इस प्रकार से जी बिल्कुल हाँ, जो बच्चे ध्यान देने वाली बात है भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: वंशानुक्रम, परिवार और वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या सभी। तो ध्यान से दीजिए, आंसर बड़े अच्छे हैं और क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और आंसर भी उनके मज़ेदार हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आंसर आ सकते हैं जी। बिल्कुल, मानसिक विकास को क्या प्रभावित करता है, बिल्कुल जल्दी बताइए जी। जिनका आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि मानसिक विकास को आपका वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण का, परिवार का वातावरण या फिर आपके आसपास का, पास पड़ोस का वातावरण वो भी प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, अर्थात उनकी स्थिति किस प्रकार है, वो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। एक अच्छी सुविधाओं से उक्त परिवार संपन्न जो बालक होते हैं वो विकास उनका अलग प्रकार होता है, गरीब परिवार का और जिनमें अभाव के जीते हैं उनका विकास कुछ अलग प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका जी, ये रहा आपका क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पढ़िए। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने लायक बनाते हैं, यह किस मनोविज्ञान का कथन है? देखो ध्यान से, ये आपका फिशर, रॉश, जॉनसन और ये चौथा है किम्बल यंग। बताइए जी आंसर। जी जल्दी भेजिए आंसर, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। ये जी बिल्कुल सही, जिनका जॉनसन है बिल्कुल सही है, जॉनसन। सामाजिकरण सीखना है, देखिए जॉनसन ने क्या कहा था, सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना। जॉनसन महोदय ने कहा था सामाजिकरण एक प्रकार का क्या है, सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने लायक बनाता है। मतलब इसका ये हुआ कि मानव एक सामाजिक प्राणी, आप सभी जानते हो मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और अपना विकास करता है। समाज के बिना उसका विकास असंभव है, आप सभी जानते हो, कहा भी गया है जो मनुष्य समाज में नहीं रहता या तो वो देवता है फिर पशु है, कहा भी गया ना। इसलिए मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात यह जॉनसन का कथन है, बिल्कुल सही, जिनका आंसर सी था। अगला 7वां क्वेश्चन, ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञान विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान और नाक से सोचते हैं? अर्थात इन्होंने ध्यान से पढ़ी, इन्होंने कहा गया है इंद्रियों के बारे में। जी बताइए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संकेत अवस्था, संज्ञान अवस्था या अमूर्त संकेत अवस्था। जो आपकी अवस्थाएं बताई गई हैं जीन पियाजे के द्वारा, उनके आंसर दीजिए, बिल्कुल सही जी। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था मैं आपको बता देता हूँ इसका दिक्कत। जीन पियाजे ने संज्ञान विकास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। जीन पियाजे ने संज्ञान अवस्था को कितने 4 भागों में बांटा है, और इनमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 4 अवस्थाओं में जो विवाद है, सबसे पहली अवस्था होती है संवेदी प्रेरक। पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था। ये आपकी पहले नंबर की अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं को सहायता से ज्ञान सीखता है ना, कोई चीज़ को सीखता है वो सबसे पहले। आपने पता हो, बिल्कुल छोटा शिशु होता है, बिल्कुल जन्म से 2 साल तक का जो बच्चा होता है, वो किसी भी चीज़ को केवल छूकर महसूस करके पकड़ने की कोशिश करता है ना, इसके संवेदी प्रेरक होते हैं। ठीक, इसके बाद
बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर सहज क्रियाएँ होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं को ध्वनि, स्पर्श और सूंघकर, अर्थात इस प्रकार से वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है। अर्थात इसका सही आंसर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर। जी जी बिल्कुल, आंसर भेजिए। इसका बिल्कुल आंसर शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित। जो शिक्षक केंद्रित है ये सत्तावादी स्तर है। क्या है? शिक्षण होना चाहिए छात्र केंद्रित, बल्कि ये सत्ता केंद्रित कह रहा है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक जैसा कहेगा, जैसा मतलब एक प्रकार से शिक्षक ही सर्वे सर्वा है, तो ये तो गलत बात हुई, क्योंकि आजकल शिक्षा जो है बच्चे के लिए है, ना कि टीचर के लिए, ठीक है ना। अर्थात शिक्षक केंद्रित ना होकर आज की शिक्षा छात्र केंद्रित है। जी आगे क्वेश्चन है आपका ये, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ध्यान से पढ़िए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नए ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास या विद्यालय पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना। ये क्या, या फिर सभी? बताइए, या फिर सभी? जी आंसर दीजिए। जी आंसर आपके जी, जिनका सभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सभी होना चाहिए। नए ज्ञान की खोज भी करते हैं बच्चे, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास भी होता है, विद्यालय पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा कराना, ये सभी कार्य होते हैं। अर्थात इनका डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष। यदि छात्र अधिकांश काम स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होती है, क्या बढ़ती है? आंसर दीजिए। शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। आंसर बताइए। जी इनका डी आंसर है, बिल्कुल सही बात है। आप यदि खुद अपने हाथों से कोई भी काम करेगा तो क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगी, और ऐसा बच्चे को कराना भी चाहिए, ठीक है ना। जी बिल्कुल सही है, जिनका आंसर डी आ रहा है। अगला क्वेश्चन, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? वृद्धि, संस्कृति, विकास या समावेशन? बताइए। 11वां क्वेश्चन है जी, जिनका बी आंसर आ रहा है विकास, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक सुसंगत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है विकास। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? सुसंगत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जो व्यक्तिगत स्तर पर समान रूप से पाई जाती है, ठीक है ना। बालक में बाहरी पर्यावरण, जो अपने पर्यावरण होता है ना, और आंतरिक आनुवांशिक क्रियाओं को मिला जुला रूप होता है विकास। इसलिए इसका आंसर विकास हो जाएगा, वो सही। 12 नंबर क्वेश्चन है, शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? जो आंसर भेज रहे हैं ना आप, क्वेश्चन का भी आंसर साथ में लिख के भेजा करो, जिससे मुझे समझ में आ जाए हाँ आप आंसर किसका चीज़ का दे रहे हो। शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? जी आंसर कीजिए। शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया? जल्दी आंसर दीजिए। जी जी इसका आंसर जिनका डी आ रहा है वो सही आ रहा है। इसका डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि बालक के जन्म लेने के बाद की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। आप सभी जानते हैं ये अवस्था क्या होती है? 5 से 6 साल तक की, 3 साल तक की होती है, 5 से लेकर 6 साल तक की जो अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बालक की शारीरिक क्रियाएं जैसे भूख लगना, अधिक गर्मी लगना आदि घटित होती हैं। इस अवस्था में बालक के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, जिज्ञासा और अनुसरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसलिए शैशवावस्था में ये वाला आंसर वो सही है। अब है ये क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन। जी ध्यान से देखिए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। निचली कक्षाओं में, छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। क्या? शारीरिक कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर? बताइए। चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, बताइए। जी बताइए। क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, और ये चारों आपके ऑप्शंस भी आप दिखाई दे रहे होंगे। जी जिन मेरे भाइयों बहनों ने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो हर रोज़ मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को दबा लें, इससे आपको
अपने आप ही सूचना मिलती रहेगी कि नया वीडियो जैसे ही डालूंगा मैं तो आपको ये सूचना मिलती रहेगी। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्वेश्चन, इसका आंसर 13 का, जी 13 नंबर का आंसर, जी जी बिल्कुल, जिनका सी आंसर आ रहा है वो सही है। ए सी आंसर 13 नंबर का वो सी आंसर को सही है। इसके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ किस प्रकार से होता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपका 1 मिनट, एक मिनट जी, तो इसका होता है कि फ्रोबेल ने कहा था, ऐसा क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने क्या कहा था, फ्रोबेल ने कहा था कि निचली कक्षाओं में खेल विधि पर, निचली कक्षाओं की फ्रोबेल की बात हो रही है, फ्रोबेल निचली कक्षाओं में खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति के जन्मदाता थे। किस, ठीक है ना, निचली कक्षाओं में जो शिक्षण पद्धति है वो किसकी है, फ्रोबेल की। ठीक है, फ्रोबेल ये फ्रोबेल की पद्धति है। ठीक है, फ्रोबेल ने दिया था ये निचली कक्षाओं में शिक्षण की पद्धति। और इसके आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और इसके लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह विधि क्या है, बालक के विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके जन्मदाता कौन है, ये है इसके जन्मदाता फ्रोबेल। ठीक है ना, निचली कक्षा में शिक्षण पद्धति के रूप में आधारित शिक्षण के जन्मदाता फ्रोबेल हैं, जिन्होंने ये कहा था कि विकास और बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये चीज़ होती है। इसके लिए इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष 14 नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। जी, ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस और चौथा वुडवर्थ। बताइए आंसर। जी, बी नंबर को सही है, बी नंबर, बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इन्होंने कहा था। इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए ये निष्कर्ष निकाला था कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। उन्होंने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला था, पहला क्रिया प्रसूत और दूसरा उद्दीपन प्रसूत। आपने शायद पढ़ा होगा, क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत। ठीक है ना, उद्दीपन प्रसूत नियम। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है। क्वेश्चन आपको ये आपके समक्ष रहा, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है बालकों की बुद्धिमत्ता, ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक श्रवण पर, पारिवारिक परिवेश पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं इस पर, या चौथा नंबर का मैं जो आपको ऑप्शन अभी, जी बताइए आंसर, 15 नंबर का आंसर। जी बिल्कुल, इनका बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है पारिवारिक परिवेश पर। किस प्रकार से, जिनके जितने नंबर आए हैं वो सभी कमेंट करके बताना कि आपके आउट ऑफ 30 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। जी, शिक्षण, बी नंबर इसका ए इनका आंसर जो, हाँ जी बी नंबर इनका आ रहा है वो सही है। शिक्षण एवं अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बहुत से कारक शामिल होते हैं। जैसे मैं बता दूं, सीखने वाला इस तरीके से अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना, और नया ज्ञान, आचार और कौशल को समाहित करता है ताकि उसमें सीखने के अनुभवों में विस्तार हो सके। बालक की बुद्धिमत्ता इसी आलोक में पारिवारिक परिवेश का परिणाम होती है, जो उसके मानसिक विकास में प्राथमिक स्रोत का काम करती है। शायद आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 16वें नंबर क्वेश्चन पर। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष देखिए, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा, या ये सब ध्यान दीजिए, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है ना। उद्देश्य बताना इसके कौन से हैं। शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार, बालकों में आत्मनिर्भर बनाना, या सभी। समावेशी शिक्षा बताइए। जी बिल्कुल सभी होना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि इसमें सभी प्रकार की बातें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, ठीक है ना, बालकों को नैतिक शिक्षा का भी विकास करेंगे, नैतिक मूल्यों का भी संचार करेंगे, बालकों को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे सॉरी, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। इनका आंसर आ रहा था डी नंबर, वो सही है। 17 नंबर ये लिखा हुआ है, व्यंजन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन सा शामिल नहीं है। व्यंजन के मनोभाव देखिए, अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, आर्थिक प्रारूप पर,
या फिर संज्ञानात्मक प्रारूप पर या शैक्षणिक उपलब्धि पर? जी, इनका जी आंसर, इनका आंसर बी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्थिक प्रारूप पर। वंचन, वंचन, वंचन का मतलब क्या होता है सबसे पहले देख लीजिए। वंचन का मतलब, कई भैया बहनों को, मेरे प्यारे साथियों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वंचन का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। वंचन का अभिप्राय छल पूर्वक व्यवहार करने की प्रक्रिया है। वंचन यानी छल पूर्वक व्यवहार करने की प्रक्रिया। इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभावों में, इसमें संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंधित व्यवहारों को भी शामिल इसमें किया जाता है, क्योंकि छलपूर्वक क्रिया में संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रभावित होती है और तथा ये अभिप्रेरणा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसके लिए अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम भी विकास की तरफ अग्रसर नहीं हो पाता है। अतः वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में आर्थिक प्रारूप शामिल नहीं होता है। आपको शायद आप ये समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर भी बड़े आसान हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं। 18वां नंबर क्वेश्चन। जी, अधिगम निरयुक्ता का लक्षण क्या है? अधिगम निरयुक्ता, सीखने की कमी। अरे अधिगम निरयुक्ता बताइए। भागने की प्रवृत्ति, अशांत ऊर्जावान और विध्वंसक ऊर्जा, अवधान संबंधी बाधा होना, अभिप्रेरणा का अभाव होना। जी आंसर, आंसर कीजिए। जिनका आंसर सी बिल्कुल सही है, सी नंबर जिनका आ गया बहुत अच्छा है। अवधान संबंधी बाधा होना। अवधान क्या होता है मैं बता दूंगा, सुनिए ज़रा ध्यान से। अधिगम निरयुक्ता को कभी कभी सीखने का विकार कहा जाता है। अधिगम निरयुक्ता यानी सीखने में बाधा, जब सीखने किसी चीज़ को सीखने में जब बाधा उत्पन्न होती है तो उसे अधिगम निरयुक्ता कहा जाता है। ठीक, इसे इसका सही क्या है? अवधान संबंधी बाधा होना, उसका मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, इस प्रकार से वो कोई चीज़ को बड़ी देर बाद सीख पाते हैं या फिर बहुत धीमे धीमे सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य रूप से किसी वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना, है ना, करना, सृजन, किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तो सृजनात्मकता कहलाती है। यह किसने कहा? किसने कहा? जी 19 नंबर का, जेम्स ड्रेबर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टॉरेंस या टेलर। जी ए बिल्कुल आंसर सही है, जेम्स ड्रेबर ने कहा था कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। ठीक ना। इनके बारे में कुछ और बता दूं मैं, कि ड्रेवर ये कहते थे कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं की मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। ठीक है ना। जी अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, सृजनात्मकता में निम्न में से, देखिए ध्यान से, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियाँ। जी इसका आंसर सही है। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? सीमित रुचियाँ, क्योंकि सृजनात्मक जो होगा उसमें असीमित रुचियाँ होंगी, वो कई प्रकार के कार्य करेगा, सृजनशील बालक है ना, इसलिए ये उसमें सीमित रुचि नहीं होंगी। सीमित रुचि मतलब एक जगह समेट कर रह जाना, ये तो होगा नहीं, तो सृजनात्मक बालक होगा नहीं। इसलिए जो सृजनात्मक बालक होगा उसमें सीमित रुचियाँ नहीं होंगी, बल्कि मल्टीपल इंटरेस्ट होंगे उसके। ठीक है जी। आगे 21, अनुभव के द्वारा व्यवहार में लाया, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लान परिवर्तन, सॉरी इसका ये पूरा नहीं आ पा रहा है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह कथन किसका है? क्रू क्रू का, ई या फिर क्रू का, ई एल पील का, फ्रेंसन का, गेट्स का। जी 21 का जी इनका डी नंबर सही है, गेट्स बिल्कुल सही है। जो डी नंबर आंसर दे रहे हैं बिल्कुल गेट्स का बिल्कुल सही है। ए बिल्कुल सही है आपका डी नंबर, गेट्स। गेट्स के बारे में बता दूं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, एक गेट्स महोदय ने कहा था। सही है। 22 क्वेश्चन, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सबसे अच्छा होगा? बताइए इसका आंसर। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। बताइए, बहुत आसान सा। जी नकारात्मकता तो कभी टीचर को लाना ही नहीं चाहिए, इसके पहला आंसर बिल्कुल सही है। सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं, आपको पता है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, है ना, एक आपको पता होंगे इस प्रकार से, तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम, यही है ना तीनों। पहला है तत्परता का नियम, है ना, पहला तत्परता का नियम, दूसरा है, पहला तत्परता का नियम है, 1 मिनट, 3 नियम दिए थे इस प्रकार से,
ए इसका सही आंसर होगा डी, सॉरी ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है ना, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला क्वेश्चन 23, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं। देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, इनमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है। उद्देश्य, पाठ्यक्रम को रटना, अधिगम, अनुभव क्रियाएं, विद्यार्थी का मूल निर्धारण। बताइए 23 जी, बी नंबर को सही है। इस शैक्षिक प्रक्रिया का क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया 3 मुख्य बिंदु बताएंगे, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। नहीं, ऐसे ध्यान दीजिए, नहीं है, नहीं पूछा गया है, इसलिए पाठ्यक्रम को कभी रटाया नहीं जाता है, बल्कि उद्देश्य, अनुभव क्रियाएं और विद्यार्थी का मूल निर्धारण, ये सब चीज़ें होती हैं, बल्कि रटाना कोई भी इसमें नहीं आएगा, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। एक 24 नंबर क्वेश्चन, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उपरोक्त से कोई नहीं। मैजिक लैंटर्न, लैंटर्न, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। 24 नंबर क्वेश्चन जी, आंसर बिल्कुल सही है। दृश्य सहायक सामग्री होती है मैजिक लैंटर्न। दृश्य इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आया हो वो सुन लीजिए। दृश्य सहायक सामग्री में वे सामग्री आती हैं जिनको आंखों से देखा जा सकता है ना, वे सभी आती हैं, ठीक है ना। इसी में मैजिक लैंटर्न भी शामिल है। ग्लोब है, ग्राफ है, बुलेटिन बोर्ड है, रेखा चित्र है, मानचित्र है, आदि आदि सारी चीज़ें, चार्ट पेपर वगैरह इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें दिखाई देती हैं वो सब दृश्य सामग्री में आती हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, देखते हैं। अर्थात मैजिक लैंटर्न, पोस्टर वगैरह, बुलेटिन चार्ट मैंने बता दिया, ग्लोब या जिसको भी मैजिक लैंटर्न की खोज में बता दे रहा हूँ। इसके भी ध्यान से लीजिए। डच मनोवैज्ञानिक ह्यूंगस ने 1600 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1600 में इसकी खोज की थी। और पहले मैजिक लैंटर्न के मोमबत्ती के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन 25 नंबर का जी, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। भावनात्मक बाधा, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर बिल्कुल सही होंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन है। आज 30 क्वेश्चन करेंगे जी, बिल्कुल 30 नंबर के 30 क्वेश्चन करेंगे, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं आउट ऑफ 30। सीटेट जी, सीटेट जिन हमारे दोस्तों ने सीटेट का डाला हुआ है तो वो भी प्रयास करें अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने के लिए इस बार का सीटेट जी, बिल्कुल जी। ये 25 नंबर क्वेश्चन जी, शालीनता वो सही है। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं कर, शालीनता, क्योंकि बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला भगोड़ापन, ये तो सब क्या है ना, तो शालीनता इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी समझ सकते हैं। 26 जी, 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, सबको दिखाई दे रहा होगा जी। ये बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। खेल से दूर करने के लिए, वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने के लिए, पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, शरारत रोकने के लिए। बताइए, बहुत सी इजी आंसर है ये तो, है ना जी, बिल्कुल इसका सही है बी नंबर, वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 27, किसी उद्दीपन, क्वेश्चन ध्यान से देखिए जी जी, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से जी। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? सी आंसर बिल्कुल सही है, अस्थायी अधिगम, अस्थायी अधिगम। इसके बारे में बताओ जी। उपयुक्त उद्दीपन में बच्चों में बेहतर अधिगम को बढ़ावा मिलता है। बार बार उद्दीपन से अस्थायी अधिगम का विकास होता है, जो व्यवहार में परिवर्तन क्या करता है, प्रभावित कर देता है। साथ ही बालक के अनुभव और उसके व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन भी होता है। ध्यान से जी, ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है ना, 27 का सी, ठीक है। इसके बाद 28, अंतर्दृष्टि। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर पूछा भी जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था कोहलर ने? बिल्कुल कोहलर ने, आपको पता हो, एक कुत्ते पर या बनमानस पर, बिल्ली पर या फिर चूहे पर, आपको जानकारी होगी इसकी क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। बिल्कुल बनमानस पर, आपने देखा था ना, बनमानस को कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत में, आपको बता दें, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत एक ही होता है। इसमें बनमानस पर प्रयोग किया था। चिंपांजी था, सुल्तान नाम का चिंपांजी, उसने क्या किया था, एक
इन्होंने ये किया था कि एक कमरा था, कमरे में इस छत पर कुछ केले टांग दिए थे और यहाँ पर नीचे एक दो बॉक्स रखे हुए थे और इसमें बनमानुष थे, एक दो बनमानुष, जैसे सुल्तान नाम का बनमानुष था। तो उसने अपनी युक्ति लगाकर एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और इसको तोड़ लिया था। इस प्रकार से अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इन्होंने, कोहलर ने। ठीक है ना। तो इसका आंसर बनमानुष पर वो सही हो जाएगा। इसका नाम भी पूछा जाता है कि बनमानुष का नाम क्या था। उस बनमानुष का नाम था सुल्तान। ठीक है जी। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यह सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन किस विद्वान ने दिया था? 29 जी, पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस? वुडवर्थ बिल्कुल सही आंसर है इसका 29 का। वुडवर्थ के अनुसार सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, ये वुडवर्थ जी ने कहा था। वे सम्यक को दूसरे अर्थों में किसी प्राणी की ऐसी अवस्था से जोड़कर देखते थे जो संवेग एक भावनात्मक स्थिति होती है। जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है उसी अवस्था में संवेग का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे डर लगना, क्रोध आना, चिंता होना, हर्ष होना, प्रसन्न होना आदि उद्दीप्त क्रियाएं कहलाती हैं। आपको सर समझ में आ गया होगा ये जी। 30 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं जी। लाइव क्लास के लिए आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं लाइव क्लास भी जल्दी ही लेकर आऊँगा जी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण? 30 नंबर का क्वेश्चन है ये जी। जी जी बिल्कुल बताइए जी। इसका बी बिल्कुल सही है। इनका मार्गांतरीकरण आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या है, मैं आपके समझाने की कोशिश करूँगा इसको। मानव जो होता है, मानव एक प्राणी है और ये जन्म लेने के बाद ही क्या करता है, बाहरी और आंतरिक प्रभावों के अधीन स्वयं में परिवर्तन लाता है। और ये परिवर्तन जिन प्रवृत्तियों के अधीन होकर संपन्न होते हैं उन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मार्गांतरीकरण से मतलब क्या है? ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। मार्गांतरीकरण से तात्पर्य है प्रवृत्तियों के मार्ग या दिशा में बदलाव। जो मूल प्रवृत्तियों को बदल देते हैं, परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, उसे मार्गांतरीकरण कहते हैं जी। और सभी से मेरा फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जिन 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 मेरे दोस्तों ने, प्यारे भाइयों बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके लिए और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, CTET, MPTET, UPTET, सुपर टेट में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे के सारे यहाँ से कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। और जी हाँ बिल्कुल, आप चाहें जिस टॉपिक पर आप हाँ बिल्कुल सारे टॉपिक होंगे जी। जी बिल्कुल, चिंता न करें जी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी जी। ठीक 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 है, तो आप मुझे बता दीजिए कि किस पर आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर। और ये आपकी मनोविज्ञान की जो क्लास है वो लगातार चलती रहेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।